हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहा है। लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले एक डाउट्स आपके ले लेते हैं कि मीन्स अभी जो संडे को टेस्ट हुआ उसमें सेल ऑफ गुड एक्ट्स का एक क्वेश्चन है जिसपे कि मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को या तो स्किप किया या गलत किया। मीन्स करेक्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों ने दे पाया, उसका आंसर बहुत से बच्चों ने तो छोड़ ही दिया था क्वेश्चन को। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन आपका था कि स्पेसिफिक गुड्स और फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, मीन्स अगर कोई कस्टमर क्या कर रहा है कि सेलर से या प्रोड्यूसर से हम कहें कि अपने डिमांड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को या कोई भी चीज़ को डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो किस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हुई तो ये याद रखिए कि जो आपका स्पेसिफिक गुड्स है वो एग्जिस्टिंग गुड्स के अंडर आता है। मीन्स वो उस टाइम कर सकते हैं कि हम बोले स्पेसिफिकली फिजिकली हम कहें कि वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कि पहली चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करेगा और सेलर एंड बायर दोनों इस चीज़ से अवेयर रहेंगे कि कौन सी आइटम्स को वो बेचने जा रहा है परचेजर को, और हम कहें कि बायर या परचेजर वो भी इस चीज़ से एकदम 100% श्योर रहेगा कौन से आइटम्स को खरीदने जा रहा है। जैसे हम कहें कि अगर आप शॉप पे जाते हैं, कोई शर्ट आपको पसंद आ रहा है, ठीक, तो वहाँ पे उस शर्ट को आप 100% श्योरिटी के साथ सेलर से बोले कि ये शर्ट हमें दे दीजिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा है, आपका स्पेसिफिक गुड्स का लाएगा और इसको हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन फ्यूचर गुड्स की बात अगर हम करें कि आप शॉप पे जाते हैं और सेलर से बोलते हैं या शॉपकीपर से कि हमें इस तरीके का गुड्स चाहिए, या आप कहें कि शर्ट्स आप लेने जा रहे हैं तो आप शर्ट्स के बारे में उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि मीन्स हमें लार्ज साइज़ चाहिए, एक कलर चाहिए, हमें एक डिज़ाइन चाहिए। तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि जो शॉपकीपर है वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि वो आपको प्रोवाइड कराएगा उस आइटम्स को। ये क्या है, फ्यूचर गुड्स है। हो सकता है खुद से प्रोड्यूस करे या किसी दूसरे शॉपकीपर से आपको ला कर दे। यहाँ पे आपने क्या किया कि अपने रिक्वायरमेंट्स को बताया, अपने नीड्स को बताया। ठीक, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब आज के क्वेश्चन को आप सुन लीजिए कि आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन आपका है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब बन के तैयार हुआ, मीन्स एक कब लागू हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपका हम कहें कि प्राइस जो होता है, प्राइस जब डिटरमाइन करते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे मनी होते हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर हम कहें एग्रीमेंट टू सेल एंड एक्चुअल सेल में डिफरेंस क्या है। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि जो हमारा टॉपिक है आज का, डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। ठीक, मीन्स डिलीवरी क्या है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं कि उसका डिलीवरी मीन्स कब हस्तांतरित माना जाएगा कि कब और आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिलीवरी में जो बात की गई है वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर, मीन्स इच्छा के अनुसार, बिना कोई जोर ज़बरदस्ती, बिना किसी दबाव के, जब कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि जो भी आपका प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो भी गुड्स है उसका पोजीशन मीन्स एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो ट्रांसफ़र डिलीवरी हो रहा है, क्या एक्चुअली फिज़िकली वो गुड्स आपके पास आ जाए तभी डिलीवरी माना जाएगा, कि क्या केसेस हो सकते हैं, कब कब हम डिलीवरी मान सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिलीवरी में जब हम चलेंगे तो पहला हमारा आता है एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। मीन्स जब गुड्स को आप फिजिकली हैंड ओवर कर देते हैं, बायर के हाथ में दे देते हैं, तो इसको आपको एक्चुअल डिलीवरी माना जाता है। फिर सेकेंड आपका आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, व्हेन इट इज़ affected without any change in the custody or actual possession of the things, as in the case of delivery by atonement means acknowledgement। कहने का मतलब है कि जब आपका गुड्स जहाँ था वहीं पे रह जाए, उसके बाद भी क्या होता है डिलीवरी हम मान लेते हैं, तो ऐसे डिलीवरी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब बात देखिए कैसे होता है, हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। वेयर ए वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति थे मिस्टर ए, कि उन्होंने क्या किया कि गुड्स उनका कुछ था और वो एक वेयर हाउस मीन्स कह सकते हैं गोदान में रखा हुआ था गुड्स।
तो वहाँ पे जो गोदाम का वेयर हाउस मैन था, मीन्स जो वहाँ का कह सकते हैं चौकीदार था, वो चौकीदार पहले उस गुड्स को ए के मानकर रखा हुआ था। ए ने क्या किया, उस गुड्स को बी को सेल कर दिया और उस गोदाम वाले से अब बता दिए कि भैया ये जो गुड्स है अब मेरे से बिलोंग नहीं करता, अब ये मिस्टर बी से बिलोंग करने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो गोदाम वाला एग्री कर गया, वेयर हाउस कीपर एग्री हो गया। तो ऐसे केस में हो क्या रहा है कि एक डिलीवरी मान लिया जाएगा, मीन्स अब उस गुड्स पे जो भी राइट्स होगा वो बी का होगा। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें, उस गुड्स को फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं किया गया, या हम कहें कि उसका मूवमेंट कहीं पे नहीं हुआ, अभी भी वो गोदाम में ही पड़ा हुआ गुड्स है लेकिन डिलीवरी हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है सिंबॉलिक डिलीवरी। व्हेन देयर इज ए डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, that is delivery of goods in case of transit may be deemed may be made by handing over documents of title of goods। अब इसका मतलब क्या, सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब यह है जब आप क्या कर रहे हैं कि कोई गुड्स रास्ते में ही है, फॉर एग्जांपल कि आप कहीं से सामान मंगाए, हम कहते हैं लखनऊ से सामान जा रहा है वाराणसी, ठीक। अब सेलर ने क्या किया कि गुड्स को भेज दिया कि, लेकिन अभी वो सामान रास्ते में है। साथ ही साथ सेलर ने क्या किया कि उसका जो बिल है उस गुड्स का वो ट्रांसफ़र कर देता है बायर के पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिलीवरी मान लिया जाएगा कि मीन्स वो बायर के गुड्स डिलीवर हो गया, क्योंकि उसने क्या किया कि जो कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मीन्स जिससे कि एक बायर इस चीज़ को प्रूव कर सकता है वो गुड्स उससे बिलोंग करता है। तो क्या होगा कि सिंबॉलिक डिलीवरी मान लिया जाएगा कि ऐसे बहुत से चीज़ों में तक कि जैसे हम कहें कि अगर फॉरेन से हम शिप वगैरह से सामान मंगा रहे हैं, तो जो फॉरेनर हमारे होते हैं वो क्या करते हैं कि उस वहाँ से बिल बना के भेज देते हैं और इस बिल में मेंशन कर देते हैं कि अब एक गुड्स सामने वाले पर्सन जिसको भी वो भेज रहा है उसका नाम मेंशन कर देता है कि अब उससे बिलोंग करेगा। तो अब कह सकते हैं कि वो गुड्स अभी तो रास्ते में ही है, आया नहीं उसके पास, बट वो उस चीज़ का अधिकार पा चुका है, मीन्स उस पर अपना अधिकार जमा सकता है उस गुड्स पे। इसी तरीके से जैसे हमने बताया कि ट्रेन से कोई गुड्स आ रहा है, तो जब वो कह सकते हैं बिल जो था ट्रेन का कि मीन्स जो सामान आ रहा है, साथ ही साथ उस गुड्स का बिल अगर बायर को भेज दिया सेलर ने और वो बिल आपके पास आ गया तो उसके हकदार आप ही हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिंबॉलिक है, एक्चुअल में क्या हुआ, फिजिकली अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडीशन एंड वारंटीज़। अब ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, और इससे हम बोलेंगे कि आपका क्वेश्चन भी अच्छे से आता है एंट्रेंस एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो अक्सर आ जाता है। कि बात करते हैं क्या होता है, a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject matter thereof may be condition or warranty। मीन्स कोई ऐसी शर्त आप लगा दीजिए कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो सेल का एग्रीमेंट करने जा रहे हम कहें, उसका क्या कर सकते हैं कि एक मेन पार्ट बन जाए। तो वो क्या हो सकता है कि आपका कंडीशन या वारंटी हो सकता है। अब मेन पार्ट बनने से आप आगे देखिएगा कि क्या चीज़ कहना चाहता है। और ये जो बात हो रही कंडीशन एंड वारंटीज़ की, सेक्शन 12 एंड सब सेक्शन 1 में हो रहा है। अब बात कर रहा है कि क्या, ऑल द स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नॉट इक्वल इम्पॉर्टेंस। साथ ही साथ हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि जो भी शर्त लगाए जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो सब इक्वली मीन्स बराबर के महत्व नहीं रखते हैं। सम ऑफ देम आर इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉल्ड कंडीशंस। मीन्स कुछ ऐसे चीज़ें होती, कुछ ऐसे शर्त होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। हम एक तरह से कहें कि उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कंप्लीट हो सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, कंडीशंस कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करें, एंड सम आर कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉल्ड वारंटीज। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको आप कह सकते हैं सहायक है, मीन्स उस सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो सहाय एक तरीके से हम कहें हेल्पिंग काम कर रहा है, तो वो वारंटीज कहलाएगा। अब आगे अभी देखिए और क्लियर होता है कंडीशंस के बारे में क्या करा। ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेटेड।
कहने का मतलब है कि जो कंडीशन आपका होता है कि ये एक ऐसी शर्त है जिसका आप कह सकते हो फुलफिलमेंट करना, जो कह सकते हैं कि मेन पर्पज़ आपका उस पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। और अगर उसमें आप कह सकते हो कि कोई भी कमी आती है या उसको फुलफ़िल नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि बायर या सेलर दोनों की तरफ से जिसको परिस्थिति के अनुसार उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि वो जो भी सेल ऑफ गुड कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, उसी परिस्थिति में उसी दौरान वो ख़त्म कर सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बोलें कि कोई व्यक्ति है, वो बोला कि भैया हमें सामान चाहिए आपसे, मीन्स हम मानते हैं कि मिस्टर ए थे शॉपकीपर, मिस्टर बी थे बायर। बी ने ए से बोला कि मुझे सामान चाहिए कुछ और ज़रूरी सामान है, ठीक, और वो सामान हम कहते हैं मान लीजिए रेयरली मिलता है, ठीक। तो अब ए ने बोला कि आप अगर 12 बजे तक आते हैं तो मैं ये सामान आपको दे दूंगा, अदरवाइज़ किसी और को सेल कर दूँ क्योंकि मेरे पास और कस्टमर्स हैं जिसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर बी 12 बजे तक नहीं पहुंचता है, ठीक, तो ए क्या कर सकता है, उस सामान को सेल कर सकता है। मीन्स यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया 12 बजे तक, ठीक। और अगर बी 12 बजे से पहले पहुँचता है, ए उस तब भी सेल कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ने उस कंडीशन को ब्रीच किया है, तो और बी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। और ये आपका है कि कंडीशन आगे और चल के क्लियर हम करते हैं। इसेंशियल्स ऑफ कंडीशंस मीन्स कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं कंडीशन के लिए। इट इज़ इसेंशियल टू द मेन पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस जो होता है ये आपका, हमने पहले भी बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें कह सकते हैं कि हम अलग नहीं कर सकते उसको। अगर कंडीशंस को अलग कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो सकता है। द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कॉजेज irreparable damage to the aggrieved party which would defeat the very purpose for which the contract is made। कहने का मतलब यह है कि अगर कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा डैमेज हो सकता है। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब है कि बायर एंड सेलर दोनों की तरफ से, अगर बायर ने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो सेलर वहाँ पे क्या होगा कि उसको डैमेज होगा, या सेलर ने नहीं फुलफिल किया तो वहाँ पे बायर को डैमेज होने वाला है। तो दोनों को क्या होने वाले हैं कि डैमेज हो सकते हैं एज पर द सर्कमस्टेंसेज, ठीक। और वो अगर डैमेज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो बना था हमारा वो ख़त्म किया जा सकता है कि वो जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है उसकी तरफ से किया जाता है। द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन गिव्स ए राइट टू एग्रीव्ड पार्टी टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पार्टी अपने तरफ से कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो दूसरी पार्टी जो है, हम कहें कि पीड़ित पार्टी जो है, वो क्या कर सकती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ख़त्म कर सकती है, और जो भी उसको डैमेज होगा उस कंडीशन को फुलफिल न करने की वजह से वो उस डैमेज के लिए सामने वाली पार्टीज़ पे केस कर सकता है और वो डैमेज की रिकवरी भी करा सकता है, चाहे उसको कोर्ट ही जाना पड़े, ठीक। तो ये बात है कंडीशंस की आपकी। फिर दूसरी आती है वारंटीज़। ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपोर्टेड। कहने का मतलब है कि जो वारंटी आपका है ये आपके सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या हम कहें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक सहायक है, और अगर इसका ब्रीच किया जाता है मीन्स अगर ये फुलफिल नहीं हो पाती है वारंटीज़, तो ऐसे केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। होगा क्या कि जो वहाँ पे जो डैमेज होगा उस डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते या उस गुड्स को लेने से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। इसेंशियल्स ऑफ वारंटीज़। इट इज़ कोलेट्रल टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ये क्या है कि आपका जो कह सकते हैं कि मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका सहायक होता है एक तरीके से, लेकिन हम कहें कि उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक। द ब्रीच ऑफ वारंटीज कॉजेज डैमेज टू द एग्रीव्ड पार्टी एंड डज नॉट डिफीट द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि अगर एक वारंटीज़ आप कंप्लीट नहीं करते हैं, जो भी बातें होती है वारंटीज़ में, तो अगर इसको आप क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं वारंटीज़ का, तो जो भी पार्टी होगी मीन्स जिसको डैमेज हो रहा है वो क्या कर सकता है कि क्लेम कर सकता है उस डैमेज के लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकता कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, ऐसा इस केस में नहीं हो सकता है। द एग्रीव्ड पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी बट कैन नॉट रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पहले बताएं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि कंडीशन और ब्रीच में डिफरेंस क्या है। जैसे हम कहें
एक सेलर था मिस्टर ए, दूसरा था बायर मिस्टर बी। ए ने क्या किया कि बी को बताया कि मीन्स एक कार वो सेल कर रहा था बी को, वो बोलता है एक कार जो है 150 किलोमीटर पर आवर के रन से दौड़ती है। ठीक, अब एक्चुअल में हुआ क्या कि वो कार 100 किलोमीटर पर आवर्स की दौड़ी। ठीक, तो यहाँ पे जो बात आती है कि कंडीशन की ब्रीच हुआ कि वारंटीज़ का, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बी जो भी उसको डैमेज हो रहा है, मीन्स जो एक्सपेक्टेशन वो किया था कि जो ए ने बोला उसकी वजह से जो उसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए ए के ऊपर क्लेम कर सकता है। लेकिन ए बी के पास ऐसा राइट्स नहीं आता है उस कार को अब ए को वापस करे कि नहीं आप एक कार लीजिए, जो भी मैंने पैसा दिया था वो पैसा वापस कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट चलिए कि अब यहाँ पे बी था बायर एंड ए था सेलर, और बी ने डिमांड किया ऐसे मुझे एक ऐसी कार दीजिए जो 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ सके। ठीक, और ए ने क्या किया कि उसको कार दिया जो कि एक्चुअली 100 किलोमीटर पर आवर्स की रेस से दौड़ी। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ने क्या किया था कि अपने रिक्वायरमेंट्स को ए के सामने बता दिया कि भैया मुझे 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ने वाली कार चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बायर अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को सेलर के सामने पूरा एक्सप्लेन कर दे, उसके बाद भी सेलर क्या कर रहा है कि उस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है या वहाँ पे कुछ भी ऐसा करता है कि हम कह सकते मिसगाइड करने की कोशिश करता है बायर को, तो वो क्या किया जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। और ऐसे केस में बायर उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रिजेक्ट कर सकता है और जो भी उसको डैमेज हुआ है प्लस जो भी उसका अमाउंट था उसकी रिकवरी कर सकता है सेलर से। ये दोनों में डिफरेंस। और एक आपको केस लॉ भी बता देते हैं, हार्टले वर्सेस हेमेंस का केस था 1920 का। यहाँ पे क्या हुआ कि जो बायर था वो जाता है सेलर के पास कि वो एक हॉर्स परचेज़ करना चाहता है और हॉर्स उसको ऐसे चाहिए था, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे कम से कम 1 घंटे में वो हॉर्स ये 100 किलोमीटर की जर्नी तय कर सके। जैसे कि एक सपोज करते हैं कि ऐसा केस हुआ। ठीक, तो अब उस वहाँ पे क्या किया कि सेलर ने ऐसे हॉर्स को सेलेक्ट कर दिया उस बायर को कि वो जो हॉर्स था 1 घंटे में 80 किलोमीटर ही दौड़ पाया। तो ये माना जाएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन कि मीन्स यहाँ पे बायर ने क्या किया था, अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया था। ठीक, तो ऐसे में जहाँ पे भी बायर अपनी इच्छा को जाहिर कर दे उसके बाद भी सेलर उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ का डिलीवरी ना करे, मीन्स वो चीज़ उसको सेल ना करे, तो वो आप याद रखिएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाता है। लेकिन अपने तरफ से सेलर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देकर आपको बेच रहा है, अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, मीन्स अगर हम कहें कि कोई आपको प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे आप जा रहे हैं खरीदने, कि उस दुकानदार क्या करते हैं कि बहुत सारी उसकी बड़ाई करते हैं। ठीक, तो अगर उस प्रोडक्ट की वो खासियत नहीं निकल पाती है तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाता है, कंडीशन नहीं माना जाता, क्योंकि वो मेन पर्पज़ उसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का ही नहीं था, वो तो आपको सेल करने के लिए उसकी बड़ाई किया। लेकिन अगर आप कर क्या रहो कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले, मीन्स प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले अपनी डिमांड्स बता दे रहा हो, सारी चीज़ उसके सामने एक्सप्लेन कर दे, तो उसके बाद वो आपको सेल कर रहा है, तो तब क्या होगा कि अगर वहाँ पे उस तरीके की चीज़ें नहीं निकलती जैसा आपने डिमांड किया तो ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। डिफरेंस क्या है दोनों में, कंडीशंस और वारंटीज़ में बेसिकली कहें। एक कंडीशन इज़ इसेंशियल टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब जो कंडीशन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वारंटीज़ की बात करें, इट इज़ ओनली कोलेट्रल टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका केवल जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसके सहायक हैं। ठीक, द एग्रीव्ड पार्टी कैन रिपीटेट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेज और बोथ इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कहने का मतलब है कि जो भी पीड़ित पक्षकार है वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एकदम से ख़त्म कर सकता है या डैमेज की डिमांड कर सकता है, या दोनों, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे साथ ही साथ जो भी उसको डैमेज हुआ उसका डिमांड करें। लेकिन हम वारंटी की केस में करें तो द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, कि अगर वारंटी का ब्रीच किया जाता है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है तो केवल और केवल जो पीड़ित पक्ष है वो अपने डैमेज के लिए क्या कर सकता है कि सामने वाली पार्टीज़ के ऊपर केस कर सकता है। ए ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कंडीशन का ब्रीच हो रहा है तो वहाँ पे वारंटी ऑटोमेटिक समाहित हो जाएगी, लेकिन अब ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। मीन्स अगर आप वारंटी
ब्रीच कर रहे हैं तो कंडीशन का ब्रीच नहीं माना जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका देखिए कैविएट इम्पेटर, ये क्या है कि एक तरीके से कर सकते हैं कि इसको बोला जाता है कि क्रेता सावधान। ठीक, कि अब इसके बारे में देखते हैं, समझ में आएगा। कैविएट इम्पेटर दैट मीन्स कि लेट द बायर बी अवेयर, मीन्स अगर आप एज ए बायर हैं तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके बारे में जो नॉर्मल नॉलेज होता है, आपका जनरल नॉलेज होता है, उसको तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक, कि अब आगे देखते हैं कहना क्या चाहता है। ए बायर मस्ट बाय गुड्स ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑफ देयर क्वालिटी और फिटनेस। इफ ही मेक्स ए बैड चॉइस ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर एंड डैमेज। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को अपनी तरफ से श्योर कर लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो प्रोडक्ट कह सकते हैं कि क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी का है और वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, या हम कहें कि कपड़े ले रहे हैं तो कहीं से कटा फटा ना हो। मीन्स आप अपनी तरफ से इस चीज़ को श्योरिटी कर लीजिए। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि जानबूझकर ऐसी गलती करते हैं कि आपने गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट उठा लिया, या आपने क्या किया कि जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो टूटा फूटा है, तो बाद में उस चीज़ के लिए सेलर के ऊपर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या करा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेलर्स ड्यूटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू गिव द बायर एन आर्टिकल सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज अनलेस सच पर्पज इज मेड नोन टू द सेलर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जा रहे हैं दुकान से खरीदने और आप सेलर से अपने डिमांड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उससे प्रोडक्ट की डिमांड कर देते हैं, तो ऐसे केस में अगर वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो वहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी नहीं होगी जब तक कि आप सेलर को अपने डिमांड्स के बारे में नहीं बताते। जैसे हम बोलें कि आप फॉर एग्जांपल जाते हैं मेडिकल के शॉप पे, आपने सिर्फ और सिर्फ बोला कि भैया हमें पैरासीटामॉल दे दीजिए। अब पैरासीटामॉल आप ये नहीं बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है आपका पेट दर्द कर रहा हो, आपने दर्द के नाम से केवल क्या किया, पैरासीटामॉल की डिमांड कर लिया और उसने दे दिया, आप खाते हैं, आपको फ़ायदा नहीं किया, तो आप यहाँ पे उस दुकानदार के ऊपर केस नहीं कर सकते, अरे आपने पैरासीटामॉल दिया मेरा पेट ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया कि उसको बताया नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर इसी के साथ हम बोलें कि आप जाते हैं कि आपको नीड्स थी पैरासीटामॉल की ही, आपने पैरासीटामॉल की डिमांड भी किया और वो दे दिया, लेकिन अब वो दवा क्या हुई, एक्सपायरी डेट की निकल रही है, आपने चेक नहीं किया कि, और आप चेक अगर करें तो आपने जानबूझकर ले लिया कि नहीं कि भैया हम तो बाद में इनके ऊपर क्लेम करेंगे क्योंकि ये एक्सपायरी डेट का है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली बोली जाती है कि अगर आप दवा ले रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी जांच आप खुद कर लो। मीन्स जो चीज़ें पॉसिबल हैं आपके एरिया में हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते, चेक कर सकते हो, उसको कम से कम आप कर लो। तो ये बोला जाता है कैविएट इम्पेटर। और ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि जनरली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स अल्टरनेट ईयर्स पे आते हैं। इस टॉपिक के बारे में अभी हम और चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।